हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश कुमार एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का पार्ट 3। यदि आप पार्ट 2 या पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसे ज़रूर देखिएगा। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि हम भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के इतिहास को पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान के इतिहास को पढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे, कल हमने देखा था कि 1853 का चार्टर अधिनियम एक्ट, 1861 का चार्टर अधिनियम एक्ट, 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रम में आज हम देखेंगे 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए थे या किस कानून की व्यवस्था की गई थी। तो पहला कार्य देखेंगे, पहला है आपका केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। पहला है आपका जो द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, उसमें पहला है आपका राज्य परिषद, दूसरा है केंद्रीय विधानसभा। पहला है राज्य परिषद, दूसरा है केंद्रीय विधानसभा। अब हम देखेंगे कि जो राज्य परिषद है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो राज्य परिषद में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60 थी। टोटल सदस्यों की संख्या 60 थी। यदि कहा जाए कि उसमें निर्वाचित कितने थे, उसमें चुनाव द्वारा निर्वाचित होकर कितने सदस्य आए थे, तो कितने थे? 34 थे। 34 निर्वाचित सदस्य थे। यदि कहा जाए इसके अलावा वह मनोनीत किए गए। मनोनीत करने का मतलब कि क्या, सरकार क्या करती थी, सरकार अब शिक्षा के आधार पर या गुणों के आधार पर क्या कहते, उसे मनोनीत करती थी, उन्हें मनोनीत करती थी, ना कि उनका चुनाव होता था। जबकि निर्वाचित सदस्यों का क्या होता था? चुनाव होता था। यदि कहा जाए राज्य परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। अब हम देखेंगे केंद्रीय विधानसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें टोटल 144 सदस्य हैं। कितने? टोटल 144 सदस्य। यदि कहा जाए निर्वाचित सदस्य तो 104 सदस्य, और मनोनीत कितने हुए? 40 सदस्य। यदि कहा जाए कि जो केंद्रीय विधानसभा है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 3 वर्ष का। कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का था। अब अगला महत्वपूर्ण कार्य देखेंगे, तो अगला महत्वपूर्ण कार्य है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन। प्रांत से मतलब जैसे इस समय क्या है, राज्य हैं, उसी समय क्या होते थे, अलग अलग प्रांत होते हैं। ब्रिटिश सरकार में क्या होते थे, अलग अलग प्रांत होते थे। यदि कहा जाए कि प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू हुआ था, उसका जनक किसे कहा जाता है, तो उसके जनक के रूप में लियोनस कार्टियस को जाना जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे जाना जाता है? लियोनस कार्टियस को जाना जाता है। अगला देखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विषय के 2 उपवर्ग, प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में बांट दिया गया। 2 उपवर्गों में बांट दिया गया, विभाजित कर दिया गया। पहला क्या है? पहला है आपका आरक्षित। पहला उपवर्ग क्या है? आरक्षित। दूसरा है हस्तांतरित, या इसे अंतरित भी कहते हैं। हस्तांतरित को क्या कहते हैं? अंतरित भी कहते हैं। तो देखेंगे आरक्षित जो था, इनको 2 उपवर्गों में बांटा गया था। यह किस कानून या किस व्यवस्था के लिए इनको बनाया गया था? तो आरक्षित उपवर्ग वित्त, भूमिकर, अकाल सहायता। अकाल सहायता के लिए आरक्षित उपवर्ग की व्यवस्था की गई थी। दूसरा देखेंगे हस्तांतरित की व्यवस्था क्यों की गई थी? तो शिक्षा, पुस्तकालय या संग्रहालय की निगरानी के लिए या सहायता देने के लिए हस्तांतरित उपवर्ग की व्यवस्था की गई थी। अगला देखेंगे द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली को सन 1935 में समाप्त कर दिया गया। यह जो द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई थी, इसको सन 1935 में क्या कर दिया गया?
पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब अगला देखेंगे, भारत के सचिव को यह अधिकार दिया गया कि क्या वह महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। वह महालेखा परीक्षक की क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। किसको अधिकार था, भारत के सचिव को। भारत सचिव को अधिकार था कि महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। अब हम देखेंगे अगला महत्वपूर्ण कार्य, जो 1919 भारत शासन अधिनियम है, इसका अगला महत्वपूर्ण कार्य। तो अगला महत्वपूर्ण कार्य है आपका लोक सेवा आयोग का गठन। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। जो सिविल सेवा परीक्षा होती है या जो सिविल सेवा भर्ती होती है, उसके लिए क्या किया गया, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। दूसरा देखेंगे, सन 1926 ईस्वी में ली आयोग द्वारा सिविल सेवक भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा या सेंट्रल लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किसके द्वारा, ली आयोग के द्वारा। ली आयोग के द्वारा केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब हम देखेंगे अगला, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। राज्यों के बजट से अलग कर दिया, मतलब राज्य अपना अलग का बजट तैयार करेगा और केंद्र अपना अलग बजट तैयार करेगा। यह किस अधिनियम के द्वारा कहा गया, यह 1900 ईस्वी भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत कहा गया कि केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। अब अगला देखेंगे, वैधानिक आयोग का गठन किया गया। वैधानिक आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया, सन 1919 ईस्वी भारत शासन अधिनियम द्वारा। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्य। तो मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार, यही क्या है, 1900 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसके द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। किसको, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। यदि कहा जाए कि उस समय इंग्लैंड के पीएम या प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन, लॉर्ड जॉर्ज थे। दोस्तों अब हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। अब हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। कहा जाता है कि संविधान सभा की यह जो संविधान का स्रोत है, यह संविधान का स्रोत सबसे अधिक कहाँ से लिया गया है, या संविधान सभा सबसे अधिक प्रभावित कहाँ से हुई है, तो वह भारत शासन अधिनियम ही है, जहाँ से संविधान के सबसे अधिक स्रोत लिए गए हैं। कहा जाता है कि लगभग 250 अनुच्छेद कहाँ से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम से भारतीय संविधान सभा में लिए गए हैं। यह ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था, लेकिन यह क्या हुआ, जब अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए तो इसको हमने क्या किया, इसके अनुच्छेद को उठाकर हमने क्या किया, संविधान सभा के अंतर्गत रखा। तो हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। तो जैसा जानते हैं कि इसमें कुल भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल 321 अनुच्छेद थे। कितने, 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थी। कितनी, 10 अनुसूची थी। अब हम देखेंगे इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो इसमें पहला देखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। यह अखिल भारतीय संघ जो है, इसकी स्थापना के लिए 11 ब्रिटिश प्रांतों से के सदस्य, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के सदस्य और देशी रियासतों के सदस्य शामिल होने थे। लेकिन ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को क्या करना था, उनको अनिवार्य था इस अखिल भारतीय संघ में रहना। लेकिन देशी रियासतों को अनिवार्य नहीं था, वह स्वेच्छा से आ सकती थी। वे स्वेच्छा से, जिसकी इच्छा होती थी, जो सदस्य देशी रियासतों से बनना चाहता था बन सकता था या नहीं। इसलिए देशी रियासतों ने क्या किया, इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया और इस अखिल भारतीय संघ में शामिल नहीं हुए। इसलिए यह बनना
बन नहीं पाया, इसलिए यह बन नहीं पाया। अब हम देखेंगे दूसरा, जो यह प्रांतीय स्वायत्तता है, प्रांतीय स्वायत्तता का लक्ष्य था द्वैध शासन का अंत करना, स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान करना, संवैधानिक आधार प्रदान करना। अब हम देखेंगे तीसरा देखेंगे केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था। अभी हमने देखा 1919 ईस्वी में कि जो प्रांतों में द्वैध शासन, मतलब प्रांतों में द्वैध शासन लागू होते थे, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर द्वैध शासन को क्या कर दिया गया, केंद्रों में लागू करने की प्रणाली बना ली गई। तो इसके अंतर्गत परसंख्य सूची का निर्माण, प्रांतीय सूची का निर्माण और समवर्ती सूची का निर्माण किया जाने का प्रावधान किया गया। अब हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के अगला महत्वपूर्ण कार्य है अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ वायसराय को दी गई। अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ क्या की गई, वायसराय को दी गई। मतलब कि अवशिष्ट शक्तियों से मतलब क्या है कि जो क्या है कि ना केंद्र के नियंत्रण में हो ना तो राज्य के नियंत्रण में हो, वह क्या शक्तियाँ, वही क्या कहती हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं। हम देखेंगे दूसरा अगला महत्वपूर्ण कार्य संघीय न्यायालय की व्यवस्था, संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इसके अंतर्गत न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल जो कि लंदन में था उसको प्राप्त थी, जो कि प्रिवी काउंसिल कहाँ पर स्थित है, लंदन में है, उसको न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्तियाँ प्राप्त थी। अगला देखेंगे ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता मतलब कि इस अधिनियम के द्वारा कि ब्रिटिश संसद को क्या था, किसी भी अधिनियम पर परिवर्तन, किसी भी अधिनियम में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया था, अधिकार था। अब अगला देखेंगे भारत परिषद का अर्थ, भारतीय परिषद का अंत, भारतीय परिषद का अंत। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम का अंत कर दिया गया। अगला देखेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। इसके बाद देखेंगे प्रस्तावना का अभाव, भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावना का अभाव था, जबकि इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी, लेकिन प्रस्तावना का क्या था, अभाव था। अगला देखेंगे बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा पहले क्या था, बर्मा पहले भारत का ही क्या था, एक अंग था, लेकिन इसको 1935 अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, जबकि वरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया, वरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। अब हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 का अगला महत्वपूर्ण कार्य। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना की गई। कब की गई, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। यदि कहा जाए कि ये इसका एक्ट कौन सा था, तो सन 1934 का, सन 1934 ईस्वी का एक्ट पूछा जाए सन 1934 का था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1935 को हुई थी। कहा जाए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई। कहाँ है, मुंबई। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। यदि कहा जाए कि जब इसकी स्थापना हुई तो इसके गवर्नर कौन थे, इसके पहले गवर्नर कौन थे, तो कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ क्या थे, इसके पहले गवर्नर थे। यदि कहा जाए कि यह इसके पहले गवर्नर थे, यदि पूछा जाए कि पहले भारतीय गवर्नर, रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, कहेंगे सीडी देशमुख। कौन थे, सीडी देशमुख। यदि कहा जाए कि वर्तमान में रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में शक्तिकांत दास है। कौन है, शक्तिकांत दास। यह क्या है, वर्तमान में रिजर्व बैंक के आरबीआई के क्या है, गवर्नर हैं। 21 नंबर के हैं, 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अब हम देखिए अगला महत्वपूर्ण कार्य, तो मताधिकार का विस्तार कर दिया गया। मताधिकार का विस्तार
लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार का अधिकार दे दिया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार का अधिकार किसके द्वारा दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा गया। दोस्तों अब हम देखेंगे 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो हम जानते हैं कि ब्रिटिश संसद में 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को क्या किया गया? पेश किया गया या प्रस्तावित किया गया। पेश किया गया या प्रस्तावित कब किया गया? 4 जुलाई 1947 को। यदि कहा जाए कि यह जब प्रस्तावित किया गया 4 जुलाई 1947 को, इसको स्वीकारा कब गया? तो इसको स्वीकार किया गया 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इसको स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार कर लिया गया। और अंग्रेज़ों ने कहा कि हम क्या करें, भारत छोड़कर चले जाएंगे और पूरी सत्ता किसको दे देंगे? भारत को, भारतीय लोगों को दे देंगे। लेकिन इसमें मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया? मुस्लिम लीग का विरोध किया और मुस्लिम लीग ने कहा कि भारत का विभाजन होना चाहिए। मुस्लिम लीग ने कहा कि भारत का विभाजन होना चाहिए 2 देशों के रूप में। कौन कौन से? इसी के द्वारा भारत पाकिस्तान 2 देशों के रूप में बंटवारा होगा। इसी के द्वारा 1947 ईस्वी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा ही भारत पाकिस्तान 2 देशों के रूप में बंटवारा हुआ। दोनों देशों के लिए एक एक गवर्नर, कहा गया कि दोनों देशों के लिए क्या क्या एक एक गवर्नर जनरल होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ वह किस योजना के द्वारा हुआ? किस योजना के द्वारा? तो कहेंगे लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 को पारित हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहते हैं। अगला देखेंगे कि सिलहट जिले भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने से पहले या पूर्व जनमत संग्रह में, जो जनमत संग्रह हुआ था वह सिलहट जिले के लोग किसको मत दिए थे? पाकिस्तान के पक्ष में क्या किए थे? मत दिए थे या वोट दिए थे। यह कौन से जिले के? सिलहट जिले के। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सिलहट जिले के लोग या सिलहट जिला जो है किसके पक्ष में वोटिंग किया था या किसके पक्ष में मत दिया था? तो पाकिस्तान के पक्ष में दिया था। तो दोस्तों आज भारतीय संविधान का इतिहास समाप्त होता है। अब हम अगले पार्ट 4 में देखेंगे भारतीय संविधान सभा का गठन। भारतीय संविधान सभा का गठन या निर्माण देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको सभी विषय की फ्री क्लासेस मिलती रहें। जय हिंद दोस्तों।